हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आपने वीडियो देखे होंगे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी तक हमने लगभग 14-15 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं एक्चुअली वही हमारा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें कि हमारे एग्जाम्पल्स होंगे कुछ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात डिस्कस यहाँ कर लेता हूँ आपसे कि जो भी हमारा अभी तक का जो चैप्टर था, जो हमने किया पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें करना चाहिए प्रैक्टिस इसकी। तो एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें कि अगर आप इवन पुरानी कहानी स्टार्ट करते हैं हम पहले से 12th क्लास से, है ना। 12th क्लास से, 12th क्लास में क्लास 12th की बात करें अगर आप, तो आप एक चैप्टर पढ़ते थे कैलकुलस, है ना, या इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या था, आपको 4 चैप्टर हुआ करते थे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड रीजन और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां से स्टार्ट होती है ये कहानी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक, क्लास 12th। तो वहां से जब स्टार्ट हुई कहानी तो 12th में तो ठीक है, चलिए जो हमने सीखा सो सीखा। उसके बाद हम आए इंजीनियरिंग में, तो आपको किसी को M1 में या M2 में, मैथ्स 1 या मैथ्स 2 सेमेस्टर में मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कई जगह यूज होता है। तो जब भी, और एक बात और, जब भी हम M1 M2 में क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए M1 M2 क्या है, सारी ब्रांच के लिए कॉमन है, सारी ब्रांच के लिए कॉमन है। M1 M2 सबको पढ़ना है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच हो, वो सबको ये तो रहता है। यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आप गो थ्रू होते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके काम का है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आगे, अब आप गेट प्रिपरेशन जब करते हैं तो गेट प्रिपरेशन में क्या होता है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता ही है, बिना उसके क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, बनते ही नहीं है फिर वो। तो जैसे देखिए मैं बात करता हूं कहां से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे, इसी ब्रांच में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो कॉमन है सब में, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, तो उसमें तो आना ही आना है। अब उसके अलावा क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में जब आप अगर जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में देखिए सबसे पहले लैप्लास का यूज होता है। तो लैप्लास मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आप लास्ट चैप्टर इसका देखेंगे, अगर अपन स्टेट स्पेस वेरिएबल, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होने वाला है। तो कई जगह ऐसी होंगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ में यूज होता है कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है। तो सिग्नल एंड सिस्टम में क्या है, लैप्लास इसमें भी है, इसमें तो और डिटेल में होता है लैप्लास, तो पूरा वही होगा। फिर आप सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। तो बार बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल्स हो गया, फिर आप नेटवर्क में आ जाइए, है ना। नेटवर्क में आप आएंगे तो जब नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ते हैं हम, ठीक है, या नेटवर्क एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, देखिए वोल्टेज का इक्वेशन V = LdI/dt, ये इंडक्टर के लिए, या करंट इक्वेशन लिखते हैं कैपेसिटर I = CdV/dt। तो ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कितना होता है। और ये सिर्फ एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसी में इलेक्ट्रिकल ऐड कर लीजिए, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ये, इलेक्ट्रिकल प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन भी अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो उन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। इवन देखिए मैकेनिकल की बात कर ले तो मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल में आपको कई जगह ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा जहां पे मैथमेटिकल पोर्शन रहता होगा। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूं तो मुझे इसका ज्यादा पता है। तो मैकेनिकल हो या सिविल हो, आई होप कि बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो यूज होना ही होना है, ठीक। तो ब्रांच कोई भी हो, और फिर मैथमेटिक्स में तो आना ही है, जब भी गेट में आएगा तो 4 या 5 नंबर का तो आना ही आना है वो, ठीक। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देख के चलना है कि अच्छा हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। तो कई जगह इसका यूज है, आप एनालॉग में भी देख सकते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है, एनालॉग में आप जाएंगे तो वहां भी आपको फिल्टर वगैरह में इक्वेशन आती है लैप्लास के फॉर्म में, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक। इनिशियल कंडीशन प्रॉब्लम्स आती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो वही बात कर रहा हूं कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप इसको ना बिल्कुल हल्के में ना ले और बहुत ही सीरियस लेके प्रैक्टिस करेंगे तो हम आउट ऑफ आउट मार्क्स इसमें गेन करेंगे, चाहे वो आपका
मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन फॉलो करेंगे, कंप्लीट देखेंगे वीडियो को। अब देखने के बाद आपको कितना पसंद आता है उसको, उस हिसाब से आप उसको लाइक करेंगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा सेशन को। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि और अब जो नए टॉपिक आने वाले हैं, इसके बाद मैं कैलकुलस लेने वाला हूँ, तो कैलकुलस की बात करेंगे। तो वहाँ पे आप अपडेट कैसे आएगी, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल और उसके बाद क्या है बेल आइकन प्रेस कर लेना तो अपडेट आ जाएगा। तो इसके बाद बात कर लेंगे हम कैलकुलस की। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आज हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आखिर तक बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड है, देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है इफ m and n आर डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। न्यूमेरिकल डेटा टाइप आंसर हो गया। तो कैसे लिखना है, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और होल पावर 2/3 इक्वल्स टू वाई डबल डैश। वाई डैश और वाई डबल डैश को आप जानते हैं। आपको करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले अभी प्रैक्टिस करने का मैं बताता हूँ तरीका, कि आपको ना पहले वीडियो पॉज करना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें पहले और उसके बाद आंसर अपना निकाल लें। फर्स्ट अटेम्प्ट वैसा होना चाहिए जैसा आप एग्जाम में देने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम बिल्कुल सटीक, टू द लिमिट, अप टू 3 मिनट में आपसे बन जाए। आप सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, और आंसर आप निकाल लिए पहले। और उसके बाद फिर आप देखिए वीडियो आगे, तो अगर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो आप देखिए आप कहाँ लैग करते हैं। ठीक है, ये होता है तरीका प्रैक्टिस का। तो आप देखनी क्या करना है, देखिए ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 प्लस वाई डैश आप जानते हैं, उसको dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं मैं, और उसका स्क्वायर दिया हुआ है और उसका होल पावर 2/3 दिया हुआ है। ठीक, इक्वल्स टू वाई डबल डैश मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया है। अब आपको पता है कि जब तक पॉलिनोमियल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा मैं ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकता हूं। तो उसको मैं यहां पे बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा, अगर इसका होल क्यूब कर दूं, होल क्यूब करने से क्या होगा, होल क्यूब करने से मतलब ये हो गया मेरा कि यहां मैंने कर दिया, जैसे अगर ये 2/3 था, ये 2/3 था, तो होल क्यूब मतलब पावर 3 और इधर भी पावर 3 लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसका होल पावर 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 पावर रह गया, और यहां पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आप इसको ओपन भी करेंगे तो सारे डिग्री के पावर क्या बनेंगे, ये पॉलिनोमियल यानी कि इंटीजर पावर होंगे, इंटीजर पॉजिटिव पावर होंगे। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ चुका है यहां पे। अब ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर मतलब क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्डर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर का हो गया, यानी ऑर्डर तो 2 हो गया। और डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर एक्चुअली। तो जो भी दिया है देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसका पावर क्या है यहाँ पर 3, और उससे बड़ा कोई ऑर्डर का डेरिवेटिव है ही नहीं, तो डिग्री हो गई 3। तो ऑर्डर ध्यान से बस यही देखना है, ऑर्डर को आप गलती से क्या दिया है वो देख लेना। m और n दिया है डिग्री और ऑर्डर के लिए, मतलब m हो गया डिग्री के लिए और n हो गया ऑर्डर के लिए। तो n हो गई ये वैल्यू और m हो गई ये वैल्यू। ठीक है, बस यहाँ जल्दबाजी में हो जाती कभी कभी। तो m ये है और n ये है, तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए m प्लस n यानी कि 3 + 2 5 हुआ, और 3 - 2 ये 5 हो गया, और ये 1। तो न्यूमेरिकल टाइप में आप भर सकते हैं आंसर, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया जो, तो 5 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या होता है। ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, अभी स्टार्टिंग है तो, लेकिन तरीका देख लीजिए आप, तरीका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नहीं देना उसको तो वैसे पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, 1 + y स्क्वायर इंटू 1 + log x इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझना है कि ये किस टाइप से मैच करता है, क्या तरीका मैं इसमें लगाऊं। यही सोचने के लिए हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस कैसे आपको सोचना है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लास्ट तक बने रहें। ठीक, बहुत लोगों से बन भी जाएगा आसानी से, कोई उसमें ज़्यादा इतना हड़बड़ी की दिक्कत नहीं है कि आप फटाफट बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। पर आप एक बार प्लीज़ सुन लीजिए पूरी बात,
ठीक है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे इसमें। तो देखते हैं, क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसा दिमाग में आता है ऐसे क्वेश्चन में देख के, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। बट आप ध्यान से देखिए कि एक बार ना देखने का नजरिया देखिए अपने, क्या यहां एक्स है चलेगा एक्स, ठीक है, यहां वाई अकेला। अब है क्या, किसी भी एक्स के जो एक्सप्रेशन है उनमें वाई इन्वॉल्व नहीं हुआ। हुआ क्या, यहां वाई नहीं है, यहां भी नहीं है, और ये भी यहां पे एक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई वाई अलग है और एक्स एक्स अलग है, ठीक है। वाई वाई अलग है, एक्स एक्स अलग है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूं मैं। अब देखिए कैसे करता हूं उसको मैं, ये तो चलिए दिमाग चल गया ना बस अपना कि हाँ ऐसा कर सकता हूं मैं। चलिए देखते हैं क्या है फिर। 1 प्लस लॉग एक्स, सब सेपरेट करूं कैसे, देखिए माइनस एक्स डी वाई, ये इसको मैंने राइट साइड लिख लिया तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो चलिए एज इट इज है, dx भी है, x को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं, ये x माइनस भी ले लीजिए इधर, चलिए माइनस, और इधर तो dy है और dy को ये आ जाएगा, देखिए इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर, सेपरेट हो गया वेरिएबल, ठीक, सेपरेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सेपरेट हो गया तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं किया है, प्लस से सेपरेट करके डी एक्स दोनों को दे दिया, ठीक है। अब कुछ बचता ही नहीं है, अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट है तो प्लस सी लगा दिया। अब dx अपॉन एक्स, -1 तो एक कांस्टेंट हो गया, dx अपॉन एक्स ln x, और माइनस यहां पर है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन के लिए ना आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, log x को कुछ p या t पुट कीजिए तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके बाद आएगा। तो इसको मैं ना अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, फिर लिखेंगे इसकी जगह पे क्या आने वाला है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो डी मैंने एक फॉर्मूला शीट में आप देखेंगे ना, अब तक तो आपको याद ही हो गई होगी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, tan इनवर्स x। तो यहां से आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने अलग से भी लिख दिया, ये तो यहां क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा, tan इनवर्स y आ जाएगा प्लस c। देखिए अब बस बचा कितना सा, ये बचा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कुछ i एज्यूम कर ले रहा हूं पूरे इंटीग्रेशन को, इसको और i को अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं मैं। तो i जो हो गया मेरा क्या हो गया, माइनस छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, log x अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, log x को आप t पुट कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या आएगा यहाँ डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएशन करने का स्टेप हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx, तो ये कितना आ गया dt, ठीक है। तो dx अपॉन एक्स जो है उसको आप dt रख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इंटीग्रेशन log x को क्या रखेंगे t, ठीक है, तो t रख दिया, और dx अपॉन एक्स को तो dt रखना है डायरेक्ट, तो ये dt हो गया। इंटीग्रेशन t dt क्या होता है, t स्क्वायर बाई टू, और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, क्या माना था, log x माना था, ठीक है, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये मैंने समझा दिया आपको डायरेक्टली। तो आप क्या करना, इस i की जगह पर क्या रखना, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, बस। तो माइनस ln x, ठीक है, log x माइनस ln x या log x बेस e, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, और ये आ गया क्या, माइनस i की जगह पे आपको रखना है log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये tan इनवर्स y प्लस c, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब उसमें मेन क्या था, देखिए आंसर तो आपका आ ही जाएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता है। मेन जो थिंकिंग होती है ना कि हम सोचेंगे अभी कैसे, फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है कि इसको इसी स्टेप से यहां तक कैसे लाना है ना। तो इसके लिए बस आपको यही देखना है कि देखिए वेरिएबल क्या अलग अलग है, क्या है अलग है, ठीक है, तो अलग अलग करके देख लिए तो वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेशन खत्म कहानी, ये है क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल धीरे धीरे हम मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, तो मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिखा है d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू y विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ln2, 3y4। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है? d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू y, ये लिखा है। तो अब करना क्या होगा, y को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, d2² बाई dx² माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते थे, ये आपको सोचना है। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, तो यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या आएगा, देखिए d² y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन मेन, d² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है इसके रूट्स d माइनस 1 d प्लस 1 आएंगे, फैक्टर्स होगा ये। तो अब रूट्स आएंगे क्या, d इक्वल्स टू +1 और -1, ये आ गए दो रूट्स। ठीक है, d इक्वल्स टू +1 -1 आ गए, यहां लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए देखिए क्या है, जब इस स्टेप में आ गए, इसका मतलब ये क्या था, होमोजेनियस इक्वेशन थी, राइट साइड में कुछ है नहीं, तो सिर्फ जो CF होगा वही फाइनल आंसर होने वाला है, तो CF लिखते हैं। तो CF कैसे लिखेंगे, देखिए C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x। यहाँ वो रूट्स होते थे e⁻x में, तो 1 और -1 है, तो e सिर्फ x और -x आ गई। अब ये CF ही फाइनल सॉल्यूशन है, तो यही हो गया y इक्वल्स टू यानी जनरल सॉल्यूशन। अब करना क्या है, आपको एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन दिए विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस, ये दो इन्फॉर्मेशन दिए ताकि आप ये कॉन्स्टेंट्स को निकाल सकें, C1 और C2 को सॉल्व कर सके। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना, ये लैंग्वेज वाइज दिया रहता है, कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं, सिर्फ यही पॉइंट दिखता रहता है। ठीक, तो ओरिजिन को ध्यान रखें, ओरिजिन एक इन्फॉर्मेशन है, तो ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो देखिए y0 x भी 0, ये मतलब हुआ ये 0 आया, तो C1 प्लस C2, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो C1 प्लस C2 0, फर्स्ट इक्वेशन आया। अब सेकंड इक्वेशन कैसे जमा हुआ, सेकंड इक्वेशन जमा हुआ इस पॉइंट से, x की जगह ln2 रखना है और y की जगह 3/4, ये मतलब हुआ इसका। तो y को रख दिया 3/4 और x की जगह पे रखना हो ln2 e⁻ln2, और क्या रख रहा हूँ प्लस C2 e⁻−ln2, ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब 3/4 इक्वल्स टू, अब C1 एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे, तो सिर्फ 2 आंसर आएगा यहाँ से, तो 2C1। और इसको देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, इस -1 को, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, उससे मैं इसकी पावर में ले जाता हूँ इस -1 को, तो क्या आएगा e⁻ln ऑफ 2 इनवर्स यानी 1/2। तो e और ln यानी एक्सपोनेंशियल और ln अगर कंपनसेट करेगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C2/2 डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये आएगी। आप इस इक्वेशन को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 2 8C1 प्लस 2C2, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, ये अच्छा तरीका है कि आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, एलसीएम लेते थे टाइम लगता है, तो ये हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कर सकते हैं, C1 C2 कैलकुलेट कीजिए। तो अगर यहां से मैं इक्वेशन 1 से C1 कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, -C2, और यहां पुट कर देता हूं 8, C1 को -C2 लिख रहा हूं यहां पर, प्लस 2C2। ठीक है, यहां लिखता हूं -8C2 प्लस 2C2 -6C2, 3 इक्वल्स टू -6C2, ये आ गया। तो C2 कितना आ जाएगा यहां से, -1/2। और अगर C2 -1/2 है, C2 -1/2 रखेंगे तो C1 आएगा +1/2। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 0 होना है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा कहती है। C1 C2 आ चुके हैं, आप C1 C2 को फाइनल यहाँ पुट कर दीजिए और आपका सोल्यूशन रेडी है। ठीक, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो C1 को क्या रखना है, यहाँ 1/2 और यहाँ -1/2, तो वो तो आप रख ही लेंगे और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, और इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट 2015, ठीक है, 2015 IIT कानपुर, और ये मैकेनिकल ब्रांच को क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ठीक है, गेट 2015 का क्वेश्चन है और मैकेनिकल को आया था। तो पहले क्या करूंगा, पूरा आसान, मतलब आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने के बाद फिर देख लेंगे कहाँ आया था, कैसे आया था। तो क्वेश्चन ना अपन को सॉल्व करने से मतलब है एकदम एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए हमारा। गेट में आएगा, ईएस में आएगा, तो वो तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि हम तो आज मतलब सीख ही चुके हैं लगभग, और आता भी है हमको। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा आया था, आसान आता है या बहुत ज़्यादा टफ आता है किसी ब्रांच में, कुछ नहीं सोचना दिमाग में। कौन सा आईटी टफ बनाएगा, कौन सा आसान बनाएगा, ये भी नहीं सोचना है दिमाग में, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना क्या है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को बनाना कैसे, बस इतना सोचना है। मतलब नहीं है आप आईआईटी कानपुर से आ रहा है पेपर, खड़गपुर से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ना कोई भी आईआईटी टफ बना सकती है और कोई भी आईआईटी आसान बना सकती है। ये सब चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है। हमें बस पेपर को हैंडल करना है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमारे, उसको हैंडल करते आना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ आई होप कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, और इसमें आपको पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन इलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्म बताया था सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो आप स्टैंडर्ड पे जाएं पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 मिनट का वीडियो है, आई बटन पे आ रहा है, आप यहीं से डायरेक्ट चेक कीजिए, उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, और उसके बाद आप खुद सॉल्व करके देखिए एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करें आराम से, फिर देखें। ठीक, पिछला वीडियो ज़रूर देख लें इसका। तो उसमें क्या था, मैं वहाँ से डायरेक्टली लिखता हूँ कंपेयर करके, कि जो फॉर्म होता था वहाँ पर ये ए है, इसका कोएफिशिएंट ए, इसका कोएफिशिएंट बी नहीं होता था, ध्यान रखना, बस यही गलती हो जाएगी। इसका ए, इसका बी, इसका सी, डायरेक्ट यहां से कंपेयर किए, खत्म, क्वेश्चन गलत हो गया, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, यही ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड जो होता था ये ए है, ये टर्म आता था सेकंड नंबर पे, ये इसका कोएफिशिएंट होगा बी, डो 2p अपॉन डो एक्स डो वाई का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, और इसका कोएफिशिएंट सी। आप कंपेयर कर लीजिए, या अभी तक आप कंपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहां पे कंपेयर करके मैं लिखता हूं, क्या ए आएगा 1, बी आएगा 3 और सी आएगा 1, बस। ठीक है, इसलिए ये टर्म थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके दिया था गलती करवाने के लिए। चलिए, तो अब चेक क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाकी से तो मुझे मतलब है ही नहीं। इसको चेक करते थे, बी क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 5 विच इज पॉजिटिव, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, then the answer will be hyperbolic। लेस देन 0 के लिए इलिप्टिकल, इक्वल टू 0 के लिए पैराबोलिक, ग्रेटर देन 0 होगा हाइपरबोलिक। यही एक पॉइंट के बारे में सीखा था, बस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है आपको गेट 2016, ये 2016 आईएससी बैंगलोर सिविल ब्रांच का क्वेश्चन है, ये सिविल इंजीनियरिंग में आया था 2016। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही था, 1 मार्क में होगा ही हो, लेकिन ये है कि एक नंबर भी अगर यहाँ जरा सी मिस्टेक में ए बी सी के चक्कर में गलत हो जाता, तो देखिए आप एक नंबर का नुकसान कितना भारी हो सकता है। तो आप ध्यान से बनाएं, स्टैंडर्ड आप मैच करें, पहले क्या सीखा था हमने उसको याद करें, फिर कंपेयर करें, फिर आंसर टिक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ की बात करते हैं। एक डिफरेंशियल क्वेश्चन लिखा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव ऑफ एक्स, ऐसा लिखा है। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसमें क्या सोचना चाहिए कि देखिए अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारा बस जो सोचने का नज़रिया है कि कैसे हम इसको सोचेंगे, तो सबसे पहले देख के क्या लग रहा है कि यहाँ से सेपरेट कर लो। ठीक है, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, बहुत लोग करेंगे, यहाँ से सेपरेट करेंगे। और उससे भी पहले एक स्टेप क्या है कि जो डी वाई डी एक्स ऑफ फाइव ऑफ एक्स है, इसको फाइव डैश एक्स लिख लेते हैं, बार बार इतना लिखने में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा क्या, यहाँ लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई फाइव डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सेपरेट करने का सोच सकते हैं। कोई स्टूडेंट होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई सोचेगा। ठीक है, अब सबका अपना अपना नज़रिया है।
कोई क्रॉस मल्टीप्लाई सोचेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सोच लिया अगर, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं फाई ऑफ एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, और यहां लिख रहा हूं इक्वल्स टू क्या आएगा, y इंटू फाई डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं क्या सोचूंगा, एम डी एक्स और एन डी वाई बनाने का सोचूंगा। सही बात है, तो बनाते हैं एम डी एक्स और एन डी वाई। तो इसको राइट साइड कर लेते हो तो एन डी वाई आ जाएगा। तो वाई में कॉमन है ना, तो वाई कॉमन लिख लेता हूँ मैं, फाई डैश एक्स माइनस वाई और डी एक्स, ये राइट साइड आया माइनस हो गया, फाई ऑफ एक्स और डी वाई इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप फॉर्म दिखने लगा है। ये एम हो गया और ये माइनस साइन के साथ फाई ऑफ एक्स, ये एन हो गया, ये पूरा एन हो जाएगा, ये एम हो गया। एम और एन मिल गए तो आपको तो क्या करना है, बिना सोचे समझे क्या, डो एम बाई डो वाई, डो एन बाई डो एक्स पहले ही निकाल लेना है, जरूरत तो पड़ेगी। तो डो एम बाई डो वाई लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और डो एन बाई डो एक्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो डो एम बाई डो वाई क्या आएगा, देखिए अगर एम दिया हुआ है हमें तो आप डो एम बाई डो वाई लिखेंगे डायरेक्ट। तो मैं लिखता हूँ क्या, तो देखिए यहाँ से लिख देता हूँ, एम तो यही है या ये है एक ही बात है, तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये कांस्टेंट होगा, तो y ये गया, सिर्फ फाई डैश एक्स रह जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन में, और 2 ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो ये माइनस 2y। ठीक है, डो एम बाई डो वाई आ गया। डो एन बाई डो एक्स आप यहाँ से कर लीजिए, तो डो एन बाई डो एक्स क्या होगा, माइनस फाई डैश एक्स, माइनस तो माइनस आएगा ही, फाई डैश एक्स। तो देखिए क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट कैसे बनाते थे, अब वो तरीका एग्जैक्ट बनाने का, तो देखेंगे क्या तरीका लगता है इसमें। अब एग्जैक्ट नहीं है मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक जाना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइनल इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद कहीं जाके सॉल्यूशन निकलेगा। ये तरीका हो गया। तो चलिए ये तरीका काम तो कर गया, बट क्या टाइप लगाया जाए, कौन सा टाइप सोचा जाए कि क्या बन जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आए अपने पास। तो देखते हैं, y कॉमन आया इसमें से, है ना, और यहां नहीं आया, y कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कॉमन वाला कुछ अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि कॉमन कैसे कुछ आता था, तो अगर मैंने आपको बताया था जिसमें से कॉमन आया उसी से डिवाइड करना एक टाइप था, है ना, ऐसा बस इतना क्लिक कर गया ना दिमाग में, क्वेश्चन बन जाएगा वही। तो उसमें होता क्या था, जिसमें से कॉमन आया ना उसको इसे डिवाइड में रखते थे हम, है ना, डिवाइड में रखते थे। तो कैसे आएगा, देखिए ये वाला तरीका अगर आपको याद हो, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई और होल डिवाइड में एम। ठीक है, इक्वल्स टू किसका फंक्शन बनता था, वाई का फंक्शन बनेगा। ठीक है, वाई का फंक्शन बनेगा। तो अब अगर ऐसा होता है तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो यहाँ माइनस में होता था वही डिवाइड होता था, यहाँ जो होता था उसका फंक्शन बनता था। ये तरीका बताया था मैंने याद रखने के लिए। तो अब देखते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है कि हमें इससे आगे बढ़ना है। अब तो देखिए डो एन बाई डो एक्स आपको पता है, डो एन बाई डो एक्स क्या है, माइनस फाई डैश एक्स, माइनस फाई डैश एक्स। डो एम बाई डो वाई आपको पता है, माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो माइनस फाई डैश एक्स प्लस 2y अपॉन डिवाइड बाई एम। तो एम क्या होता था, अब एम आपको पता है, एम मैंने पहले निकाल लिया था, क्या था, y इंटू फाई डैश एक्स माइनस वाई, यही था। ठीक है, चलिए ये क्या बनना क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ y बनना चाहिए, और डेफिनेटली बनेगा भी। देखिए कैसे बनाते हैं अभी, माइनस फाई डैश एक्स माइनस फाई डैश एक्स, तो क्या हो गया, माइनस 2 टाइम्स फाई डैश एक्स प्लस 2y अपॉन फाई इंटू फाई डैश एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, अभी देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ से देखिए -2 कॉमन लीजिए न्यूमरेटर से, -2 कॉमन अगर आपने लिया तो क्या आया, फाई डैश एक्स माइनस वाई आया, और डिवाइड में क्या था, y इंटू फाई डैश एक्स माइनस वाई था पहले से ही। तो देखिए ये सेम हो गए, ये दो टर्म सेम आ गए, सेम आ गए तो कैंसिल हो गए, और आपका फंक्शन ऑफ y क्या बनकर आया, -2 अपॉन वाई। ये -2 अपॉन वाई फंक्शन बनकर आ गया। ठीक, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e टू द पावर f ऑफ y dy, ये आपको पता है। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ, e टू द पावर ये y और
डी वाई इंटीग्रेशन के साथ, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगा लिया। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन e⁻⁻² तो कांस्टेंट है, तो डी वाई अपॉन वाई ln y हुआ, तो -2 ln y -2 पावर में जाएगा और e और ln एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/y² आएगा। ठीक है, क्या रह गया, -2 गया, 1/y² आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इस पर ध्यान दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आ गया तो इसको क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन जो बनाई थी mdx + ndy उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हो गया, अब उस जनरल इक्वेशन को लिखूंगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देख लीजिए एक बार इसको पूरा, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा बट एक्चुअली क्या है, अगर गेट में आएगा तो देखिए पूरा 2 नंबर देके जाएगा आपको, 2 मार्क्स का आएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा बट 2 मार्क्स का होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बनाने लायक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो टफ नहीं होते, बस आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट आपने जैसे ही किया वो बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरा ये 1/y², अभी आप कैलकुलेट किए, और इक्वेशन क्या थी mdx + ndy वाली, तो यहां से लिख सकते हैं आप mdx + ndy। तो मैं लिख रहा हूं y कॉमन ले लिया था, phi-x - y और mdx + ndy, तो ये था phi-x ndy = 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, 1/y² का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ y² लिख दिया, इस टर्म में भी y² लिख दिया, और यहाँ तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया, 1/y phi-x - y dx, और ये हो गया -phi-x अपॉन y² dy = 0। mdx + ndy ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, यही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी इक्वेशन में तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ∂m/∂y = ∂n/∂x आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। जरूरत नहीं है अभी कैलकुलेट करने की, बट आगे हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या लिखते थे, तो आपको पता है जब आप सॉल्यूशन की बात करते थे तो इंटीग्रल mdx + इंटीग्रल ndy = c। ठीक है, m जो है वो यहाँ पे y कांस्टेंट रखते थे, और n में क्या होता था, नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, नॉट कंटेनिंग x टर्म्स। तो अब करना क्या है कि बस वैसी तरीके से लिख देना है। m कहाँ भैया, m निकाला था mdx ndy से, तो m पता चल गया। तो अब होगा क्या, अब ये m है और ये n है, तो m जो होगा वो यहाँ पे क्या हो गया, phi-x अपॉन y -1 इंटू dx, ये हो गया, क्योंकि y का इधर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो इस टर्म से ये आ गया और y से y गया तो 1 आ गया। इंटीग्रल हो गया, और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है तो देख लेंगे, प्लस n dy, n मतलब नॉट कंटेनिंग x, तो x तो है ही भाई, देखिए यहाँ पर phi-x में x तो है ना, और x है मतलब क्या हुआ कि इसको नहीं लेना है, जो कहानी है वो यही है। ठीक है, फाइनली सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, y = 2, तो ये y = 2 चलेगा। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो हुआ क्या, y = 2, तो देखिए dx का मल्टीप्लाई यहाँ किया, y तो कांस्टेंट है, मतलब 2 3 1 कुछ भी मान लो उसको, मतलब सोच लो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, dx और phi-x dx, यानी phi-x का इंटीग्रेशन, तो phi(x) आ गया, तो y = क्या हो गया, phi(x), और ये y तो कहीं गया ही नहीं, तो y तो एज इट इज लिखी दिया मैंने, ये y, और माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो -x हो गया। ठीक है ना, और क्या आया था यहाँ पर, सॉरी यहाँ गलती कर दी, तो mdx ndy ये सॉरी ये ठीक है, करेक्ट, ज़बरदस्ती y नहीं लगाना है, गलती कर गया मैं, तो ये हो गया और ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तो c चल रहा था ना यार, ये, तो अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो क्या आया, इसको आप हटाएंगे, phi(x) अपॉन y -x = c, ये आएगा, यहाँ से अपने आप निकलेगा y। ठीक है, थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, y से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या नहीं तो फिर phi(x) अपॉन y = x + c, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये हो गया खत्म, बस खत्म, ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ ज़बरदस्ती y की नीड नहीं थी,
क्योंकि यहाँ से ऑटोमेटिकली y के लिए सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका, ये आंसर हुआ फाइनली कि आपको कैसे एग्जैक्ट बनाना है और सोचना कैसे है मेन। तो अब देखिए बात क्या करते हैं, जैसे मैंने सोचा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम डी एक्स एन डी वाई हो जाएगा, और उसके बाद मैंने फर्दर सॉल्व किया, लेकिन उसके लिए मुझे टाइप पता होना चाहिए था। टाइप पता होने के लिए हिंट पता थी मुझे, तो वो याद रखने का जो तरीका है ना, y कॉमन है, मैं वैसे डिवाइड कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फंक्शन ऑफ y बनेगा, तो वो जो तरीका है ना वो आपको ऐसी प्रैक्टिस से आएगा। और अब कोई स्टूडेंट क्या सोच रहा था, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ये सेपरेट कर लेता कोई स्टूडेंट इसको, जैसे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सेपरेट कर लेता मैं अगर इसको, तो y फाई डैश एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स आता और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाई ऑफ एक्स आता। ठीक है, ऐसा आता। तो इसके बाद क्या होता, कोई स्टूडेंट क्या करता, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ है तो वाई स्क्वायर से ये डिवाइड कर देता पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ आता वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाई डैश एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स, ये और ये वाई था माइनस वन अपॉन फाई ऑफ एक्स। तो इस टाइप से कुछ आता। तो आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के, बिल्कुल हो सकते हैं। और बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्म बनेगा एक्चुअली, ये आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अगर इससे आंसर तक पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच गई थी, ये बर्नौलीज इक्वेशन मैंने आपको सिखाया था। तो वही चीज़ है कि एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, थोड़े से आपको चीज़ें यहाँ पे ऐसे पता हो कि कैसे याद रखना है और कैसे करना है, और इसके बाद आंसर ना सेम आएगा, फाइनल सॉल्यूशन सेम आएगा। ये जो है इस तरीके से कर लो या इससे कर लो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इससे ट्राई करके देखें और इससे आप आंसर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। बाकी तो हम फिर और ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी हैं, तो बर्नौलीज इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, और भी बात करेंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ हमने 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में और 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसे सेशन वाइज सेशन हम चलते जाएंगे और एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि अप टू द मार्क यानी गेट लेवल को टच करता है कि नहीं करता है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली हमारा 2 तरीके से होने वाला था क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं दूसरे तरीके से। और एक बात और कि अगले 5 क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे वो इससे थोड़े से और ऊपर लेवल पे होंगे। ऊपर लेवल मतलब कुछ भी मैं उल्टा सीधा ऐसा नहीं देने वाला हूँ कि नहीं वो तो एग्जाम में आएगा और भारी कैलकुलेशन हो गई। विद इन टाइम लिमिट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई भी फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कुछ भी उठा लिया क्वेश्चन किसी भी बुक से या कहीं से भी टफ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में। मेरा बस मुद्दा ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ डिफरेंट क्वेश्चन अगर वहाँ आ गया, क्योंकि पेपर में लिखना और घर में लिखना इसमें बस इतना सा अंतर हो जाता है कि घर में जो हम सॉल्व करते हैं या टेस्ट सीरीज आप देंगे उसमें जो सॉल्व होगा और एग्जाम के दिन जो सॉल्व होगा, 1-2 इक्वेशन ऐसी आती हैं लिखने में जो हमने पहले कभी नहीं लिखी होती हैं, तो हम डर जाते हैं कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है और उसकी हमें प्रैक्टिस डालनी है। बस ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, बिल्कुल आदत डल जाएगी ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप बस साथ बने रहिए एंड तक। सेशन अगर अच्छा लगा बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेशन है सब आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। ओके, थैंक यू।